बायोम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के टाइम में। एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ ज़्यादातर सवाल आते हैं इससे रिलेटेड। तो कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? बायोम सुना है? क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन बताओ, कौन बताना चाहेगा? बस नाम सुना है। एनवायरनमेंट का नाम तो सुना होगा, पर्यावरण है ना, पारिस्थितिकी, ये सब नाम सुने होंगे। उसी में से एक निकल के आता है ये बायोम। उनसे मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें जो अध्ययन करना होता है उसका तरीका अलग होता है। बायोम बेसिकली जब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का एक साथ अध्ययन किया जाता है, दोनों को रख के, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम बायोम कहते हैं, है ना। पूरी पृथ्वी पर बहुत सारे बायोम हैं। ये आपके अर्थ है। तो पूरी पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पतियां हैं, इसका जो मुख्य सबसे पहले जानना है कि आखिर हम इसका विभाजन किस प्रकार कर रहे हैं। जो बायोम है पूरी दुनिया में, पृथ्वी पर, उन सारे बायोम का जो विभाजन करते हैं हम जलवायु और वनस्पति के आधार पर करते हैं। इनके आधार पर इनका डिवीज़न कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ये वाली जलवायु है तो ये वाला बायोम होगा, यहाँ से यहाँ तक ये है तो ये होगा, है ना। वनस्पति किस टाइप की है उसके अकॉर्डिंग हम इनको तय करते हैं। तो जितने भी आपने नाम सुने होंगे, मैं एक बार बायोम के जो नाम है वो ले देता हूँ। नाम सब ने सुने होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ नया मैं कुछ बताऊँगा, सब सुना होगा। जैसे कि आपने रेन फॉरेस्ट का नाम सुना होगा। रेन फॉरेस्ट जैसे कहते हैं कि आपका वर्षा वन, ठीक है। लेकिन जब हम इसे बायोम में रख के बात करते हैं तो वर्षा वन के साथ बायोम भी ऐड करते हैं, है ना। अब जब बायोम ऐड कर लेंगे तो इसमें हम इसकी जो क्वालिटी है, यानी कि इस बायोम के अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है जो किसी दूसरे में नहीं मिलती है, उसका अध्ययन हमें यहाँ करना होता है। आप लोगों में से कितने ने अभी जो यहाँ एग्ज़ाम हुआ था CSN कॉलेज में, भूगोल का और आपका जीके वाला जो BA के लिए था, किस किस ने देखा है? उसमें लगभग हम लोगों ने, नीचे लो आप, लगभग 30 सवाल एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहे हैं। लगभग 30 के आसपास ज्योग्राफी से या एनवायरनमेंट से मिला के रखे गए हैं। इसी तरीके से हर एग्ज़ाम में आज के टाइम में एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप हो चुका है ना। अब जब ये बायोम देखते हैं आप, तो इस बायोम में मैंने क्या बताया कि हम इसको जलवायु वनस्पति के आधार पर डिवीज़न करते हैं। आप सब जानते हैं पृथ्वी की जो सतह है, उस सतह से ऊपर जाते हैं तो तापमान में क्या होता है? कमी आती है ना। कितनी आती है? 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की कमी आती है। जब हम यहाँ से ऊपर की ओर चल रहे हैं तो यहाँ सामान्य सी बात है कि यहाँ तापमान कैसा होगा? ज़्यादा होगा। ऊपर की ओर कम होगा। ये जो परिवर्तन हो रहा है तापमान का, इस तापमान के आधार पर ही इन बायोमों का भी निर्धारण कर दिया जाता है। भाई यहाँ से हम चले, अब आप देखिए ये विषुवत रेखा है 20 डिग्री,
30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जैसे जैसे हम यहाँ से विषुवत रेखा से ऊपर की ओर चलेंगे, हर एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर जाकर हमें तापमान में और वहाँ की वनस्पतियों में अंतर देखने को मिलेगा। जैसे अभी आप यहाँ से, यानी कि यहाँ जहाँ हम हैं उत्तर प्रदेश से अगर आप उत्तराखंड की ओर जाना शुरू कर दें तो क्या होगा, जो स्थल की ऊंचाई है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। उस वृद्धि के साथ साथ आपको वहाँ पर नज़र आएगा कि जो पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पतियाँ हैं, उनमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। बिल्कुल अपनी आंखों से देख सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ से कभी कोई नैनीताल गया हो तो देखा होगा उसने। जैसे ही हम हिली क्षेत्र में चढ़ना शुरू कर देते हैं, पेड़ों का रूप बदलना शुरू हो जाता है ना। वहाँ की जो घासें हैं उनका रूप बदलना शुरू हो जाता है। वहाँ के जो जीव हैं, जो जंतु हैं, उनका रूप बदलना शुरू हो जाता है। रहेंगे वही, जैसे कि एक कुत्ता है, हम यहाँ देखते हैं उसके ऊपर बाल नहीं होते, बहुत कम होते हैं, लेकिन जैसे ही हम पहाड़ी क्षेत्र में पहुँच जाएंगे रहेगा वही, लेकिन उसके ऊपर बाल बड़े बड़े मिलने शुरू हो जाते हैं, परिवर्तन दिख जाता है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है उसका मुख्य रूप से जिम्मेदार दो ही पॉइंट हैं, वनस्पति और जलवायु। ठीक है, इन्हीं के आधार पर हम 16 से 17 प्रकार के टोटल बायोमों का विभाजन करते हैं, जिसमें जब विषुवत रेखा से हम ऊपर की ओर चलते हैं, हम यहाँ से डिवीज़न करेंगे, यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं तो अलग अलग प्रकार में ये विभाजित हो जाएंगे। सबसे पहले जब विषुवत रेखा पर आएंगे तो आएगा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम यानी कि हिंदी में ऐसे कहेंगे सदा हरित वर्षा वन बायोम। अब सदा हरित वर्षा वन बायोम ऐसा टर्म क्यों यूज किया गया, आखिर ऐसा क्या इसमें ऐसे क्या खास है कि सदा हरित वर्षा, सदा हरित भी लगा वर्षा भी लगा, दो पॉइंट इसके अंतर्गत लगे, ऐसा क्यों? यानी कि सामान्य सी बात है कि वर्षा यहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस पर ज़्यादा होती होगी, तभी वर्षा वन लगा है ना। एवरग्रीन लगा है यानी कि ऐसे वृक्ष यहाँ पाए जाते होंगे जो पूरे साल हरे रहते होंगे, पत्तियाँ नहीं गिराते होंगे। ठीक है, ये सामान्य सी बात है जो आपको उस लाइन से ही मिल रही है। लेकिन इसके अलावा और यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी क्वालिटी हैं जो इसी में मिलती हैं, किसी और में नहीं मिलती हैं? देखो, सबसे पहली क्वालिटी है कि इसका जो पूरा विस्तार है 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ का मतलब 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में ये देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता इसकी जो आती है, जो क्वालिटी है, ये एकमात्र ऐसा बायोम है जहाँ की कई लेयर्स पाई जाती है, वृक्षों की कई लेयर्स पाई जाती हैं। यानी कि यहाँ पर छोटा वृक्ष भी आपको देखने को मिलेगा, उससे बड़ा वृक्ष भी देखने को मिलेगा, उससे बड़ा भी मिलेगा, उससे बड़ा भी मिलेगा, और इस प्रकार से कुल 1 2 3 4 5 लेयर्स इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, दूसरी इसकी जो क्वालिटी है वो ये है, इन वृक्षों की जो हाइट अधिकतम 60 मीटर तक हो जाती है। अब लगाओ 60 मीटर कितना ऊंचा होगा, ये कितनी फीट की होगी? 12 फीट, यानी कि 4 मीटर 4-5 मीटर। अब लगाओ 60 मीटर कितना ऊंचा हो सकता है। अब ये जो ऊंचा हो रहा है इसके लिए भी ऐसे फैक्टर जिम्मेदार हैं कि आखिर यहाँ ऊंचा क्यों हो जा रहा है ना। एक दूसरे पेड़ से टकराते रहते हैं। बारिश ज़्यादा हो रही
देखो, एक पॉइंट तो ये था कि बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन बारिश ज़्यादा हो रही है उसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ बढ़ता चला जाएगा। यहाँ जो सबसे ये सवाल बनते हैं ऑब्जेक्टिव में, इन वृक्षों में सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है। जो सूरज से ऊपर को प्रकाश आ रहा है उसकी ओर ये भागते हैं। जो जितना भाग ले वो इतना लंबा हो जाएगा, और जो इससे टकरा के फंस गया वो नीचे रह जाएगा। यानी कि सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने की होड़ इन वृक्षों में लगी रहती है, इसी वजह से ये वृक्ष इतने लंबे हो जाते हैं, है ना। और दूसरी एक और इसमें विशेषता है, क्वालिटी है, ये जो वृक्ष हैं ये आपस में मिल जाते हैं, आपको पता नहीं लगेगा कि नीचे क्या है। इतने ज़्यादा ऊपर से घने हो जाते हैं, जिसके कारण इस पूरे एरिया में, यानी कि जहाँ पर ये विषुवत रेखीय वन हैं, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुँचता है। अब जब सूर्य का प्रकाश अगर किसी जगह नहीं पहुँचेगा तो वहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी? सूर्य का प्रकाश अगर किसी जगह नहीं मिल रहा है, अगर आप लोगों को 1 साल तक या 6 महीने तक सूर्य का प्रकाश ना मिले तो क्या करेंगे? क्या आपकी जो एग्रीकल्चर है वो हो सकती है? संभव नहीं है ना। जो नीचे यानी कि निचले स्तर में जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं चल सकते हैं। तो इस वजह से जो भी पूरा ये प्लेस है जहाँ पर भी ये विषुवत रेखीय वन है, उस पूरे क्षेत्र में जो सॉइल है, जो मृदा है, वो परिपक्व नहीं हो पाती है। वो मृदा खेती करने योग्य नहीं रहती है, इस वजह से कि सूर्य का प्रकाश वहाँ पर नहीं मिल पा रहा। जबकि आप देखते होंगे, ऐसा कहा जाता है कि जो वृक्षों के पत्ते हैं, पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं, उन्हें हम अपनी सॉइल में मिला देते हैं तो वो और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। लेकिन फर्टाइल तब होगी ना जबकि वो गल जाएं। अगर वो वृक्ष के पौधे जो पत्ते हैं वो गलेंगे ही नहीं तो फिर उनका क्या यूज रह जाएगा। तो वो गलते ही नहीं है, इस वजह से यहाँ यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ इसी क्षेत्र में इनके सहारे, इन वृक्षों के सहारे कुछ लताएं चढ़ जाती हैं, है ना। लताएं चढ़ जाती हैं जो काफ़ी 20-20 मीटर तक ऊपर तक चढ़ जाती हैं। उन लताओं को भी पर्टिकुलर एक नाम दिया जाता है, लियाला उनको कहा जाता है। ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि लियाला जो है लता कहाँ पाई जाती है, पीजीटी में आ चुका है ये। ठीक। तो लियाला कहा जाता है। तो इसकी ये जो विशेषताएं हैं, और हाँ, अब जो तीसरा पॉइंट विशेषता का आएगा कि आखिर इसमें जो पौधे पाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। एवरग्रीन जो पौधा है वो कौन कौन सा है? नीम शीशम एवरग्रीन नहीं होता है। महोगनी है, एवोगनी है, चीड़ देवदार नहीं आते हैं, ताड़ है। ठीक है। ये यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष हैं। इसमें महोगनी, एबोनी, इनके नाम बहुत पूछे जाते हैं कि महोगनी किसका वृक्ष है। रबड़ है, सिंकोना है, ये सब इसी के पौधे हैं। ठीक है। इसको पर्टिकुलर एक नाम और दिया जाता है, ऑप्टिमम बायोम। यहाँ जो हैं दशाएं अनुकूलतम बनी रहती हैं। किसके लिए? वनस्पति के लिए, बायोम के लिए अनुकूलतम दशाएं बनी रहती हैं, इसीलिए इसको ऑप्टिमम नाम भी दिया जाता है। ठीक है। एक इसकी क्वालिटी और है कि कोई भी महीना इस बायोम के टाइम में, कोई भी महीना ऐसा नहीं है जहाँ
100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो। पूरे साल यहाँ पर बारिश होगी और 100 सेंटीमीटर से हमेशा ज़्यादा होगी। 100 सेंटीमीटर से लेके 400 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक इसका विस्तार पाया जाता है। अब इसका जो पर्टिकुलर एरिया है, जो स्थान है, जो क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं, एटलस देख रहे हैं, आप आराम से बता सकते हैं। जो भी देश इस इक्वेटर के सहारे बसे हुए हैं वो सारे देश इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे सबसे बड़ा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कौन सा है? अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन से लेके बोर्नियो, सुमात्रा, अफ्रीका का कांगो बेसिन, ये पूरा जो बेल्ट है इसके लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं वो कौन कौन से मिलेंगे? एनाकोंडा मिलता है ना, अमेज़न बेसिन में एनाकोंडा मिलता है। एनाकोंडा है, और भी कई प्रकार के सांप यहाँ पर देखने को मिलते हैं, रेप्टाइल्स मिलते हैं। इसके अलावा जो अन्य जो जीव हैं उसमें कोई ऐसा कोई ख़तरनाक जीव नहीं है कि जो यहाँ नहीं मिलते हैं, एनाकोंडा को छोड़ के। बाकी सब यहाँ मिल जाएंगे। आपको चीता मिलेगा, जंगली बिल्लियाँ मिलेंगी, है ना, बंदर मिलेंगे, चिंपैंजी मिलेगा, यही सब यहाँ पर पाए जाते हैं। एक और ख़ास विशेषता यहाँ की है, हर 1 हेक्टेयर पर, यानी कि 1 हेक्टेयर हम चले, उस 1 हेक्टेयर में 100 वृक्षों की जो है, मतलब 100 वैरायटी, 1 हेक्टेयर में ही 100 टाइप के वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। इतनी ज़्यादा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है ना। तो ये जो 1 हेक्टेयर चले, जैसे कि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक चले, 1 हेक्टेयर है ये, यहाँ से यहाँ तक चले तो हम 100 टाइप की वनस्पति देख सकते हैं। एक ही टाइप का पेड़ पौधा नहीं मिलेगा आपको, 100 टाइप के वृक्ष मिल जाएंगे आपको देखने में। तो लगाइए कितनी ज़्यादा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद आपका दूसरा बायोम आ जाता है मानसूनी पर्णपाती वन बायोम। ठीक है, मानसूनी डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम। ये जो है, जैसा इसका टर्म इस्तेमाल किया गया मानसूनी, ये भी जो निकल के आया है बेसिकली इसी से निकल के आया है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, जो साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, वो क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। और भारत का जो क्षेत्र है, जो मिडिल वाला पूरा जो भारत का क्षेत्र है, वो इसके अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का या जो भी कॉन्टिनेंट है उनके मिडिल वाला जो हिस्सा है वो इसके अंतर्गत आता है, जो 10 से 20 डिग्री के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, इनकी खास विशेषता यही होती है कि यहाँ वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं और इनमें शीशम, जामुन, आम, ये सारे पौधे देखने को मिलते हैं और सामान्य जीव जंतु वही देखने को मिलते हैं। और इनकी कोई ऐसी खास विशेषता नहीं है जैसे कि उसमें एक खास विशेषता देखने को मिलती है। ठीक है, सामान्य। इसके बाद तीसरे नंबर का जो आपका महत्वपूर्ण आता है वो आता है सवाना वन बायोम। नाम सुना है सबने, सवाना वन बायोम।
बातें नहीं करें। सवाना वन बायोम पर्टिकुलर इसका जो नाम पड़ा है वो अफ्रीका से पड़ा है। अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। सवाना वन बायोम की खास विशेषता है, यहाँ वर्षा कम होती है, ठीक है। यहाँ पर जो वृक्षों की संख्या है, ये वृक्षों की मात्रा है, वो कम होती है। यहाँ घासें, वो भी कैसी, ड्राई घासें, सूखी घासें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो एक विशेष प्रकार का वृक्ष पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बायोबाब कहते हैं। ये कैसा होता है, ये ऐसा एक वृक्ष होता है कि जिसका जो तना है वो काफ़ी मोटा होता है, उस पर कांटे से होते हैं, और बहुत ही छोटी छोटी यहाँ पर पत्तियाँ, इस तरीके की पत्तियाँ होती हैं, और इसका धड़ ये वाला और ज़्यादा मोटा होता है। ये इस तरीके से, इस तरीके का वृक्ष पूरे सवाना लैंड में देखने को आपको आराम से मिलेगा, बिल्कुल, है ना। तो इस तरीके का वृक्ष होता है जिसके बीच बीच में घास देखने को मिलती है। पूरे सवाना वन बायोम को 3 डिवीज़न में डिवाइड कर देते हैं। वो 3 डिवीज़न है, वृक्ष सवाना, झाड़ी सवाना और घास सवाना। यहाँ पाए जाने वाली हाथी घास सबसे बड़ी घास होती है, जो अधिकतम 5 मीटर तक लंबी हो जाती है, ठीक है, जो अधिकतम 5 मीटर तक लंबी हो जाती है। यहाँ के जो जिस तरीके का ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष जिस लैंड में, यानी कि पूरा जो एक एरिया है, इस एरिया को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जिसे पार्क लैंड कहते हैं। सवाल बनते हैं, ये सारे सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं कि पार्क लैंड किसकी विशेषता है। सवाना बायोम की विशेषता पार्क लैंड है, ठीक है। इनका जो पर्टिकुलर प्लेस है 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों एरिया हैं। सवाना अफ्रीका के अलावा ब्राज़ील में पाया जाता है। ब्राज़ील में इसको पर्टिकुलर एक नाम है, क्या है बताएगा कोई? सवाना लैंड को क्या कहते हैं ब्राज़ील में? लानोस कहते हैं, ठीक है। ब्राज़ील में इसको लानोस कहते हैं। एकीसिया, बबूल, बायोबाब प्रकार की वनस्पतियां यहाँ देखने को मिलती हैं, जिनमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नमी धारण कर लेते हैं, जिससे कि अगर बारिश भी नहीं हो रही है तो ये अपना काम चलाते रहते हैं, है ना, अपने अंदर से नमी लेते रहते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, क्योंकि देखो एक मैंने अभी ये देखिए आपकी ये बनाया है, ये जो पेड़ बनाया है, इस पे ये यहाँ आपको ये झाड़ियाँ दिखाई गई हैं, ये पत्तियाँ दिखाई गई हैं। ये अब जब यहाँ ये पत्तियाँ हैं, मान लो कि यही वृक्ष है, या और ऊपर यहाँ मान लो,
तो उसे खाने वाला कैसा होगा? वो होगा जिसकी गर्दन वहाँ तक पहुँच जाएगी खाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, कौन है ऐसा? जिराफ। जिराफ यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है, जो इस पूरे एरिया में पाया जाता है। इसके अलावा ज़ेब्रा और कैंगारू और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना का एरिया है, उसी सवाना वाले एरिया में पूरे में कंगारू देखने को मिलते हैं। हाथी और लायन, ये सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। सवाना के बाद आपका आ जाता है ट्रॉपिकल डेजर्ट बायोम, मरुस्थलीय बायोम। जैसा इसका नाम है वैसा ही बायोम। मरुस्थल तो देखा सबने, असलियत में नहीं देखा होगा लेकिन फिल्मों में देखा होगा, देखा ना। क्या विशेषता होती है मरुस्थल की? एक किसी भी पर्टिकुलर को हम मरुस्थल कैसे कह सकते हैं, मुझे ये बताओ। अपना हाथ खड़ा करो फिर बताओ मुझे, कोई मरुस्थल हम कैसे कह सकते हैं? ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। बरसात कम होगी वो तो जाहिर सी बात है। 50 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए और मतलब जल वहाँ पर मैदान नहीं हुए तरीके से पेड़ वनस्पतियाँ कम होनी, टेम्परेचर हाई रहेगा। देखो याद रखना, जहाँ भी हम मरुस्थल शब्द का इस्तेमाल कर दे रहे हैं, चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडा हो, उसकी एक ही डेफिनेशन है, ऐसा क्षेत्र जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है और वर्षा से ज़्यादा बाष्पीकरण वहाँ होता हो, यानी कि जितना पानी गिरा उससे कहीं ज़्यादा वहाँ बाष्पीकरण हो गया। यानी कि अगर हमने वहाँ टोटल 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त की हो तो हम पता लगा 125 सेंटीमीटर वहाँ पर बाष्पीकरण हो गया, तभी तो मरुस्थल बनेगा। हाँ, तो ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो और बाष्पीकरण वर्षण की अपेक्षा अधिक होता हो। दोनों गोलार्धों में 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये क्षेत्र देखने को मिलता है और मुख्य रूप से महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मरुस्थल देखने को मिलते हैं। अब इसका क्या कारण है? अभी पश्चिमी किनारों पे क्यों मिल रहे हैं, पूर्वी पे क्यों नहीं मिल रहे? एक कारण आपने बता दिया कि जलधाराएं जिधर ये मरुस्थल हैं वहाँ क्या है, कोल्ड है, ठंडी जलधाराएं हैं, जिसकी वजह से वहाँ मरुस्थल पाए जा रहे हैं। ठीक है, एक फैक्टर हो गया। दूसरा और फैक्टर भी इसके लिए जिम्मेदार है। व्यापारिक पगने नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, दूसरा फैक्टर हुआ। क्या सही है ये? और कोई? ये जानते तो होगे ना कि पश्चिमी किनारों पर पाया जाता है। नहीं, आप केवल थार की बात नहीं कर रहे, हम तो पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। देखो आखिर ऐसा क्या है कि मरुस्थल महाद्वीपों के, ये मान लीजिए कि महाद्वीप है, मान लीजिए कि एक अफ्रीका है ना, इधर मिल रहा है,
मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया है, इधर मिल रहा है, अमेरिका है, दोनों। नहीं ठीक, अब हम बता रहे हैं। जो फैक्टर आप लोगों ने बताए हैं वो भी सही हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं है, ठीक है। उसका भी सही है, आपका भी, आप महासागर धारा वाला तो है ही, उसका भी सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। ये क्या है, कौन सी हवाएं हैं? ट्रेड विंड, व्यापारिक हवाएं। एक बात वो समझ लें, व्यापारिक शब्द जो है वो गलत है। अबे पछुआ अलग होती है, व्यापारिक शब्द गलत है। हम इनके लिए व्यापारिक किताबों में इस्तेमाल किया गया, लेकिन व्यापारिक शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए ट्रेड विंड या हिंदी में सन्मार्गी पवन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ट्रेड का हिंदी वर्जन कर दिया व्यापारिक, क्योंकि व्यापारिक इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको कहीं भी कोई अच्छा एग्ज़ाम दोगे तो उसमें नहीं लिखा होगा। तो ये हवाएं हैं। हवाएं कैसे, व्यापारिक हवाएं कैसे उठती हैं? गर्म होकर तो ऊपर को उठती हैं, गर्म हुआ ऊपर की ओर उठी, पृथ्वी मूवमेंट कर रही है और घूमने लगी, है ना, ये तो होगा। तो ये हवाएं की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट से वेस्ट की ओर है। जब हवाएं उठी, जब वो उठ के चली, उन्होंने ह्यूमिडिटी ली, ऊपर से आई, घूमती हुई आई, पूरी पृथ्वी पर घूमती हुई आ रही हैं, आई। जब यहाँ पहुँचती हैं तो इनका क्या होगा? अपतलन होगा, है ना, अपतलन होगा। अपतलन होगा तो कैसा हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर जहाँ भी होगा, कभी आपने देखा है कि वहाँ बारिश होती हो? जब अपतलन होगा वहाँ, तो उसकी वजह से वो पूरा एरिया ड्राई रहता है। हवाओं की नमी, एक तो पहले से ही लंबा रास्ता तय करके आ रही हैं, यहाँ था मॉइस्चर, यहाँ आते आते उनकी सारी ह्यूमिडिटी ख़त्म हो गई, उनमें हवाएं नहीं। अगर हवा होती तो वो बारिश करा देती वहाँ, हम मॉइस्चर होता तो मॉइस्चर नहीं है। तो उस वजह से जो व्यापारिक पवनें हैं उनकी आर्द्रता वहाँ तक समाप्त हो जाती है, वायु का अपतलन होता है। हाई प्रेशर यहाँ पर जो हमारी एक, इनके लिए जिम्मेदार क्या है? जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम की जो हाई प्रेशर वाली बेल्ट है वो भी यहाँ पर काम करती है इन डेजर्ट में, जिसकी वजह से यहाँ पश्चिमी किनारों पर मरुस्थल देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए 3 फैक्टर जिम्मेदार हैं। एक, ओसेनिक करंट जो कोल्ड है, ट्रेड विंड और जेट स्ट्रीम। ये तीनों फैक्टर यहाँ पर मरुस्थल जो पश्चिमी किनारों पर बन रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। अब हम बात जो कर रहे थे वो बात कर रहे थे ट्रॉपिकल डेजर्ट बायोम की। तो ये जो बायोम है पश्चिमी किनारों पे हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग नाम इनको दिया गया है। कालाहारी, ग्रेट सैंडी हुआ, या पश्चिमी मरुस्थल हुआ, या आपका क्या कहते हैं आटाकामा का मरुस्थल हुआ, एरिज़ोना। ये सारे नाम जो हैं इन मरुस्थलों के हैं। इन मरुस्थलों में जब हम पहले ही बता चुके हैं कि बरसात कम होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है ऐसी कि यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो जाती है। तो आपने भारत में भी देखा होगा, जब रेगिस्तान में बाढ़ आ जाती है, आ जाती नहीं आ जाती है, तो यहाँ ऐसा हो जाता है कभी कभी कि अचानक से बारिश बहुत तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से बाढ़
की स्थिति बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो ज़्यादातर रेप्टाइल टाइप के होते हैं, रेंगने वाले होते हैं। बड़े बड़े जानवर यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे हाथी है या और अन्य प्रकार के जो हैं राइनो टाइप का, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ रेंगने वाले जैसे आपका सांप हुए, लोमड़ी हैं, बता रहे हैं। केवल एक ही जानवर यहाँ पर बड़े में मिलता है, वो है ऊँट, क्योंकि उसकी ऐसी कैपेसिटी है जो पानी की वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है, इस वजह से वो यहाँ पर देखने को मिलता है। नहीं तो सब मकड़ी कीड़े मकोड़े यही ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं वो भी पर्टिकुलर अलग टाइप के हैं, उसमें हैं यहाँ पर पाए जाने वाले ज़्यादातर वृक्ष कैक्टस प्रजाति के होते हैं, जो जिनमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, जिनके तने जो होते हैं उन पे कांटे होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से नागफनी है, कीकर है और कैक्टस है। इस टाइप के वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन वृक्षों को एक पर्टिकुलर नाम भी हम देते हैं, बबूल है, खजूर है, ये भी देखने को मिलता है। पर्टिकुलर एक नाम भी दिया जाता है इन पूरी प्रजातियों को। क्या नाम देते हैं? जीरोफाइट। याद रखना, ये सवाल बनता है कि जीरोफाइट वृक्ष जो है कहाँ देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका बायोम आता है वो है, अभी मैं नाम बता रहा हूँ। हाँ हाँ, कॉलेज में है, बताओ। क्यों, जनरेट कराया था क्या? ठीक है, बता देंगे, लेकिन अभी नहीं, क्लास के बाद, 1 घंटे बाद। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक, बातें नहीं। एक नाम सुना है, बोरियल, बोरियल वन नाम सुना है? सुना है? ये सवाल बहुत पूछा जाता है, इसी नाम से आता है कि बोरियल वन कहाँ पाए जाते हैं। किसी ने नहीं सुना? बातें नहीं करो आप लोग, बातें नहीं करो, मैं बाहर निकाल देता हूँ, पता नहीं है आप लोगों को। अब इसका एक मैं दूसरा नाम लेता हूँ, जैसे आप सब जानते होंगे, टैगा। सुना है? तो सवाल ऐसे ही बनते हैं, वो नाम नहीं देंगे एग्ज़ाम में जो आप जानते हैं, नाम देंगे डिफरेंट। बोरियल वन, मेरा भी गलत हुआ था जब पहली बार प्रवक्ता का एग्ज़ाम दिया था मैंने, पीजीटी का, तो मेरा खुद गलत हो गया था। किसी किताब में लिखा ही नहीं था कि बोरियल बोरियल, बाद में पता लगा, बाद में अब तो अपडेट आने लगा किताबों में, लेकिन शुरू पहले उस टाइम पे 2012 के आसपास की बात है, तब किताबों में कुछ चीज़ें छिपी होती थी, मतलब पता ही नहीं होता था, जो लिखते थे वो भी नहीं बताते थे कि क्या सही है, तो क्या पूछा जा रहा है, ढूंढते रहते थे। तो इनका जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अपने सवाल को सोल्व करते समय गलती ना करें, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमको जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं किसी भी एग्ज़ाम के, उसका ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर लें,
फैक्ट टू फैक्ट, यानी कि हर सवाल का आंसर रट डालें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, हर सवाल का आंसर रट डालो और अपना स्कोर देखो कितना हाई हो जाएगा। एकदम ऊपर स्कोर चढ़ जाएगा आपको। तो ये काम करना पड़ेगा। अगर ये सोचो कि मोटी मोटी किताबें पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव सवाल का आंसर मार दोगे, संभव नहीं है। जब तक कि आपने प्रैक्टिस ना की हो अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। हैं? क्यों नहीं होता? बाकी सबने सिलेक्शन ले लिए हैं, इतने लोग। लेकिन करना पड़ेगा ना, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल रट देना पड़ता है, एक एक सवाल रट देना पड़ता है। तो ये बोरियल वन या टैगा वन, ये जब हम यहाँ पहुँचते हैं ऊपर की तरफ 60 डिग्री से ऊपर, तो ये वाला जो पूरा प्लेस है वो खासकर ये हमें उत्तरी अक्षांश में ही देखने को मिलता है, दक्षिण में, क्योंकि लैंड समाप्त हो जाता है दक्षिण में, इतना बचता नहीं है। अंटार्कटिका वहाँ क्या मिलेगा, हाँ, तो यहाँ पर ही देखने को मिलता है टैगा। अब टैगा है, इसका एक नाम और है, अरे टुंड्रा अलग है, टैगा अलग है, टुंड्रा अलग है। जो इसके ऊपर वाला आएगा ये टुंड्रा होगा, ठीक है। टैगा उसके नीचे होता है। इसको एक नाम और पर्टिकुलर देते हैं, कोणधारी वन, कोनिफेरस फॉरेस्ट। 3 नाम हो गए हैं, बोरियल, कोनिफेरस और टैगा। इन कोनिफेरस जैसा इसका नाम है, वैसे ही इसमें वृक्ष यानी कि कोन जैसे कोन होती है कोई, ये इसी तरीके के वृक्ष भी यहाँ देखे जाते हैं। हाँ, शंकुधारी, हिंदी में शंकुधारी, इस टाइप के वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन वृक्ष, ये जो वृक्ष हैं, जो बोरियल फॉरेस्ट है, दुनिया का सबसे बेहतरीन फॉरेस्ट में से एक है, वृक्षों में से एक है, जिसका जो आर्थिक इकोनॉमिक वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो लकड़ी होती है वो इतनी ज़्यादा मुलायम होती है कि उसे किसी भी शेप में आप आसानी से ढाल सकते हैं। अगर आप ऐसे मोड़ रहे हैं उसको तो वो टूटेगी नहीं, मुलायम होती है, इसीलिए इसकी आर्थिक उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। जबकि वृक्ष तो हमारे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें बम्पर है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी लकड़ी जो होती है वो इतनी ख़राब होती है, इतनी कड़क होती है, ज़रा सा किसी शेप में ढालेंगे वो टूट जाती है। तो इसीलिए उसका दोहन भी नहीं किया जाता है, जबकि इनका दोहन अब से नहीं, बहुत पहले से, अब तो हम जहाज़ों के माध्यम से करने लगे हैं, पहले ही नदियों के माध्यम से इनके लक्कड़ काट काट के डाल देते थे, नदियों में बह बह के एक देश से दूसरे देश में पहुंचते रहते थे। इनकी इतनी ज़्यादा उपयोगिता देखने मिलती है। इसमें जो मुख्य रूप से जो वृक्ष हैं उनके नाम हैं, लार्च है, स्प्रूस है, और फर है, पाइन है, एल्डर है, बिलो है। ये नाम है, ये नाम पूछे जाते हैं, सवाल दे देंगे निम्नलिखित में से कौन सा कोणधारी वन का पौधा है, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखना, लार्च, स्प्रूस, फर, पाइन, एल्डर, बिलो। फर, पाइन, एल्डर, बिलो। बिलो अलग अलग है, एल्डर अलग है, बिलो अलग है। इसके बाद इसमें जो प्राणी जीवन है, यानी कि जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो कम पाए जाते हैं। जीव जंतु में मानव भी आ जाता है इसमें। यूरोप को आप देखेंगे तो यूरोप की जनसंख्या कितनी सी है, बहुत कम। क्लाइमेट अच्छी है, टेम्परेट का मतलब समझ रहे हैं, टेम्परेट का मतलब बहुत ही मॉडरेट क्लाइमेट है, बहुत अच्छी अनुकूल क्लाइमेट है, ना गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी, बहुत अनुकूल होगी शरीर की दृष्टि से।
तो यहाँ जीव जंतु कम पाए जाते हैं, है ना। खतरे वाली ज़्यादा बात यहाँ नहीं होती है। जैसे अपने यहाँ है, अगर जंगल में निकल जाओ तो पकड़ लेगा टाइगर या लेपर्ड मिल जाएगा, अकेले घूमते हुए मिल गए इधर दुधवा नेशनल पार्क में तो निपटा लेगा। वहाँ ऐसे जंगली जानवर कम है ना, खतरनाक जीव जंतु कम हैं। जानवरों में ज़्यादातर बारहसिंगा है, भालू है, लोमड़ी है, चिड़िया पक्षियों में है। और भी नाम हैं जो मॉर्टेन है, बीवर है, मिंक्स है, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये देख लेना किस टाइप के जानवर होते हैं। एक और यहाँ की ख़ास विशेषता है इस पूरे प्लेस की, यहाँ जानवरों का स्थानांतरण होता है क्लाइमेट के अनुरूप, जलवायु के अनुरूप। अगर ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो जो जानवर हैं ऊपर से नीचे की ओर आ जाते हैं, ठीक है। ये इसकी एक विशेषता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रूम सागरीय वन बायोम। रूम सागर जानते हैं किसको कहते हैं? कितने नहीं जानते, पहले मुझे वो बताएं। रूम सागर, ठीक है। रूम सागर हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी जो है, जिसे भूमध्य सागर कहते हैं, उसको ही रूम सागर कहते हैं। उसको रूम सागर इसलिए कहा जाता है कि वो चारों ओर से महाद्वीपों से, लैंड से घिरा हुआ है, बंद है, उस वजह से उसको रूम सागर कहते हैं। तो रूम सागर जहाँ स्थित है उसके चारों ओर जो देश अवस्थित हैं उन देशों में इस प्रकार का बायोम देखने को मिलता है। उनके अलावा भी कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जहाँ पर इस प्रकार का बायोम देखने को मिलता है, जिसमें कैलिफोर्निया मुख्य रूप से है, कैलिफोर्निया है, चिली है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग है, साउथ अफ्रीका का केप टाउन है। ये पर्टिकुलर वो प्लेस हैं जहाँ पर इस प्रकार की क्लाइमेट और इस प्रकार का बायोम देखने को मिलता है। इस प्रकार के बायोम की खास विशेषता एक ये है कि यहाँ पर तीनों प्रकार के वनस्पति देखने को मिलती है। यहाँ एवरग्रीन भी देखने को मिलेगी, यहाँ डेसिडियस भी देखने को मिलेगी, यहाँ झाड़ियाँ भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तीनों प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं। और यहाँ की जो विशेषता है एक वनस्पतियों की, उसमें है कि यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं वो ज़्यादातर ऐसे वृक्ष हैं जो रसदार होते हैं, जिनमें रस ज़्यादा होता है। जैसे आपका कीनू जो होता है, जो ऑरेंज होता है, वो आपका शराब बनाने के लिए जो जिन वृक्षों का जिन पौधों का इस्तेमाल करते हैं, अंगूर, वो यहाँ देखने को मिलते हैं। जितने भी आप अपने देश में यहाँ पर विदेशी फल देखते हैं वो सब यहाँ देखने को मिलता है। जैसे कीवी हो गया, तो वो आता लाल सा एक आलू बुखारा जिसे बोलते हैं, वो हो गया, है ना। जो भी विदेशी यहाँ मिल रहा है, चेरी हो गया, वो सब यहाँ देखने वो मिलेगा। सब रस वाले फल हैं, है ना। तो वो देखने को, यहाँ नींबू हो गया, वो सब यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इनकी खास विशेषता है, ठीक है। इटली में शैंपेन का मनाई जाती है, इटली में तो शैंपेन भी वहाँ से निकाली जाती है, वो भी पर्टिकुलर ऐसा ही क्षेत्र है इटली। इसके अलावा जो यहाँ पर भी कुछ कोणधारी वन पाए जाते हैं जिनमें ओक, पर्च, पाइन, फर प्रमुख हैं। ओक, पर्च, पाइन, फर। इस पूरे एरिया में अलग अलग प्लेसेस पे झाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनका पर्टिकुलर नाम है, जिन्हें यूरोप में क्या कहते हैं, मार्क्विस कहते हैं। यूरोप में मार्क्विस
फिनवॉस कहते हैं नॉर्थ अमेरिका कैलिफोर्निया में, फिनवॉस नॉर्थ अमेरिका में फिनवॉस। करी माली ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, करी तथा माली ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं थी। इसके बाद आपका एक और बायोम बचा है टुंड्रा। अच्छा, अभी और एक और बचा है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का मतलब घास जहाँ पाई जाती है, यानी कि ऐसा बायोम जहाँ घासें पाई जाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सवाल इस पर पूछे जाते हैं, है ना। तो जहाँ टेम्परेट, जहाँ टैगा टुंड्रा मिल रहा था, उसी के नीचे लगभग 40 से 60 डिग्री के मध्य में इस तरीके का ग्रासलैंड वाला देखने को मिलता है। इस पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो मुख्य रूप से ये पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर नाम किस ग्रासलैंड का है। और ग्रास भी दो प्रकार की यहाँ होती हैं, एक होती है टेम्परेट और दूसरी होती है स्टेपी, है ना। जिसे जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसमें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है जो आप लोग जानते होंगे शायद। जैसे बेल्ट है, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट कहते हैं। नाम नोट कर लो ये, जिनको नहीं पता हो। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, अर्जेंटीना में पंपाज, और कोई बचा नाम? यूरोप में स्टेपी, यूरोप में स्टेपी और नहीं, कैंटरबरी नहीं सुन गया था। कटिंगा, उसमें ब्राज़ील में कटिंगा। ठीक है, ये इनके नाम हैं, पर्टिकुलर मैच करवाता है इनको, दे देगा, देश दे देगा, नाम दे देगा, मैच करो, इस तरीके से आता है ये सवाल, तो याद रखना है इसको। ठीक है, जितने भी जो आपके धरातल पर पाए जा रहे थे अभी तक, जो बायोम की हमने बात की, वो सारे कहाँ थे? धरातल पे। लेकिन एक बायोम और है अभी धरातल के अतिरिक्त, जिसे कहते हैं सागरीय बायोम, जो सागर में मिलने वाला बायोम है। सागर में क्या मिलेगा भाई? सागर में कौन सा वन मिल रहा है? क्यों सागर का बायोम बनाना चाहिए या ऐसी फर्जी बना दिए हैं? वहाँ भी प्राणी मिलते हैं, हाँ? वहाँ भी आपको घासें मिलती हैं, वहाँ भी वृक्ष मिलते हैं। तो इसीलिए सागरीय बायोम में भी हम इसका डिवीज़न करते हैं। अब जो सागरीय बायोम है, बातें नहीं करें, ये कैसा होगा? जो आपका सागर तल है उसके नीचे जाने पे और सागर की जो तली है वहाँ तक जो चीज़ें देखने को मिलती हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, इसका डिवीज़न दो प्रकार में करते हैं, दो टाइप से इसका डिवीज़न करते हैं। पहला है पैलोजिक, पैलेजिक, और दूसरा आपका आ जाएगा इसमें
नितलीय। पैलोजोइक वो होते हैं जो जल की गहराई से हम उसको तय करते हैं कि जल की गहराई कितनी है, उसके आधार पर इस बायोम का निर्धारण करते हैं और इसके भी दो कैटेगरी बांट देते हैं पैलोजोइक की। प्रकाशित और दूसरी अप्रकाशित। प्रकाशित कैटेगरी वो होती है, किसी ने पढ़ा हो तो बताओ पहले मुझे, किसे प्रकाशित कहेंगे? जहाँ सूर्य का प्रकाश, वो सारा पैलोजोइक है। ऐसा क्षेत्र जहाँ सूर्य का प्रकाश यानी कि गहराई में सूर्य का प्रकाश जहाँ 200 मीटर तक आ रहा है, उसको हम कहेंगे प्रकाशित पैलोजोइक। ठीक है, 200 मीटर तक, 200 मीटर के नीचे और अधिकतम 200 से अधिकतम 4000 5000 जितना भी होगा की जो कैटेगरी होगी उसको कहेंगे अप्रकाशित। 200 मीटर, 200 से लास्ट तक अप्रकाशित। ये वो क्षेत्र होगा जहाँ सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट तो नहीं पहुँचेगा लेकिन उजाला रहता है यहाँ पर भी। और जो सागर की तली होती है, वो तली जो ये आएगा नितलीय वाला, वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है। ठीक है, तो ये पैलोजोइक के दो टाइप हो गए सागरीय बायोम में। तो इसमें जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, मछली हैं, जो भी हैं या जो भी घासें आती हैं, वो सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। दूसरा आता है नितलीय बायोम। नितलीय बायोम को 3 भागों में डिवीज़न करते हैं। ये महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण था, ये पूछ लेता है प्रकाशित बायोम का एरिया बताइए कितना है, वहाँ पूछ लेगा गहराई कितनी है उसकी। अब आ जाता है नितलीय। नितल वाले मतलब जो सागर के नितल पर पाए जाते हैं वो वाले बायोम। तो इसमें जैसे आप जानते होंगे कि जब हम अभी आपका ओशनिक ज्योग्राफी हुआ या नहीं हुआ है, समुद्र भूगोल पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया गया है। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे, बातें नहीं करें, कोई भी ये ऐसी शेप होती है हमारी लैंड से, माउंटेन से लेके ऊपर, माउंटेन से लेके सी और नीचे जाने पर ये इस तरीके की शेप देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये ऊबड़ खाबड़ जो होता चला जा रहा है, एक जगह बीच में जाकर ये प्लेन भी हो जाएगा। तो ये हर जो टाइप है ये अलग अलग टाइप के हैं, इनका पर्टिकुलर नाम है, जो सबसे पहले जो सागर से लगे हुए होते हैं उनको हम कहते हैं मग्न तट। फिर उसके बाद आ जाता है ढाल, एकदम ढाल जैसा होगा, सागरीय ढाल बोलते हैं। फिर इसी सागरीय ढाल पे कंदराएँ होती हैं, तो थोड़ी सी गहरी सी होती हैं, गहरे से क्षेत्र होते हैं, वो कंदराएँ कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलेंगे तो फिर प्लेन आ जाएगा, मैदान आ जाएंगे, जिन्हें सागरीय मैदान कहेंगे। फिर नीचे को चलेंगे तो गर्त आ जाएगी, ट्रेंच जिन्हें कहेंगे, हैं। कंदराएँ होती हैं, ये कंदरा, यहाँ ही कंदराएँ, ढाल पे ही कंदराएँ भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिवीज़न है कि कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो नाम मैंने अभी बताए, इन सब का जो अध्ययन करते हैं वो नितलीय बायोम के अंतर्गत करते हैं, जो इनमें हम करेंगे। ठीक है, जिसमें तटीय मंडल आ जाएगा, गंभीर तटीय मंडल होगा, सागरीय कंदराएँ होंगी, सागरीय गर्तें होंगी, ये सब नितलीय के अंतर्गत
आते हैं। अब इन नितलियों को 3 डिवीज़न में हम बांट देते हैं। पहला प्लैंकटन, दूसरा नेक्टन और तीसरा बैंथास। प्लैंकटन, नेक्टन, बैंथास, ये सवाल पूछे जाते हैं। प्लैंकटन उसे कहते हैं जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है और उसमें सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं। बैंथास, जहाँ सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं। प्लैंकटन में लिख लें चाहें तो प्लैंक प्रकाशित मंडल का वो क्षेत्र जहाँ पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। नेक्टन उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ बड़े जीव पाए जाते हैं। नेक्टन उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ बड़े जीव पाए जाते हैं, जैसे जलीय मछलियाँ, मछली जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वो सारी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। इनमें लेयर्स चलती हैं। कोई भी आप समुद्र के अंदर जाएंगे, मान लो कि एक समुद्र है, यहाँ अलग टाइप का जीव होगा, टहलेगा, यहाँ अलग टाइप का, यहाँ अलग टाइप का, पूरी लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स में ये अपने घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं। नेक्टन हो गया। इसके बाद बैंथोस। बैंथोस वो है जो गंभीर सागरीय तट पर पाए जाने वाले जीव हैं, जो बिल्कुल तली पे गहरे गहरे क्षेत्रों में मिलते हैं, उनको बैंथोस कहते हैं। ठीक है, हैं? बैंथोस जो गंभीर सागर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, गहरे सागरीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, उनको बैंथोस कहते हैं। ठीक है, ये आपके सारे बायोम हो गए हैं, जिसमें से आप एक काम और कर लीजिए घर पे जाके, टैगा बताया था, टैगे के ऊपर का जो बायोम है वो टुंड्रा होता है। टुंड्रे में किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है, वहाँ पर केवल लाइकेन पाए जाते हैं, लाइकेन पाए जाते हैं। और जितना भी आपका और ये उत्तरी जो क्षेत्र है यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसमें पूरे साल बर्फीला क्षेत्र होता है ना, ना तो धूप निकलती है, तो इसीलिए जब धूप नहीं निकलेगी तो वनस्पति भी पैदा नहीं होती है, केवल लाइकेन छोटी छोटी जो काई जैसी होती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन उसमें भी कुछ ट्राइब्स हैं जो एक्टिव हो गई हैं और जो वहाँ पर जीवन जी रही हैं। एक आध का कोई नाम बताया ट्राइब्स का? एस्किमो, सेमोइड, लैप्स, ये वहाँ पर ये ट्राइब्स हैं जो अपना जीवन यापन वहाँ पर कर रही हैं। ठीक है, उस पूरे पर्टिकुलर प्लेस में। ठीक है, ये टुंड्रा था आपका। तो ये इतने प्रकार के बायोम हैं, इनके सब डिवीज़न और किए गए हैं। आप सभी के पास भौतिक भूगोल की किताब होगी, सवेंद्र सिंह की, ज़्यादातर के पास होगी। उसमें से इसको आज घर जाके डिटेल में पढ़ लेना और सारे फैक्ट्स निकाल लेना, जो बचे कुचे फैक्ट्स हैं उनको निकाल कर एक पॉइंट वाइज बना लेना, ताकि आगे भविष्य में कभी आपको बायोम पढ़ना पड़े तो कहीं भी किताब को देखना ना पड़े। इस तरीके का काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये काम आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए। आप लोग घर पे जाके मेहनत कर रहे हैं इससे रिलेटेड? शांत रहें।
घर पे जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। आज मैं वो अपनी किताब लेके आया हूँ जब मैं मेहनत करता था, अब तो नहीं करता, जब करता था तब की ये एक किस तरीके से हम सवाल लिखते हैं, है ना। तो उस समय जब हम थे 2000 मुझे लगता है ये 8 के आसपास की, 7-8 के आसपास की है जब मैंने ये बनाई थी, ठीक है। तो किस तरीके से एक और जो तैयारी हम करते थे वो तैयारी के पर्टिकुलर मेंस की करते थे, प्री की तैयारी कम करते थे। प्री की तैयारी केवल एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले शुरू करते थे। तो तैयारी करने के जो तरीके हैं वो क्या हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते थे तो सबसे पहले जो भी यूनिट पढ़ी, आज जैसे कि सर ने जो भी पढ़ाया हमको, घर जाके तुरंत उसका एक स्ट्रक्चर खींच दिया कि ये स्ट्रक्चर है, इसी फॉर्मेट पे हम इसका उत्तर देंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो वो जो स्ट्रक्चर जब मैं खींचता था तो किस तरीके का मैं बनाता था, एक सैंपल के तौर पे मैं दिखा दूँ आप लोगों को कि एक स्ट्रक्चर के अंदर कितनी चीज़ें समाहित हो सकती हैं और वो कितना। एक सरल वाला निकालता हूँ जिससे आपको भी पता लगे कि क्या है। बातें नहीं, जैसे आवाज़ बंद करो अपनी। जैसे एक मैंने उस समय ये सवाल पूछे जाते हैं, कॉटन इंडस्ट्री का बनाया। पहले तो ये आप देखो कि लिखा कितना छोटा छोटा है। ये छोटा क्यों लिखा है? इस छोटा लिखने का कारण है ताकि एक पेज पर ही सारा कुछ आ जाए, कुछ ऐसा ना बचे जो मुझे दूसरा पेज पढ़ना पड़े, ताकि मैं जब अपने माइंड में यहाँ से शुरू करूँ और नीचे तक पहुँचूँ तो ये पेज पूरा छप जाए। तो इसीलिए इतना छोटा छोटा लिखते थे, बहुत छोटा छोटा, ताकि वो ख़त्म हो जाए। पहला तो एक ट्रिक यही है कि आप छोटा लिखने की आदत डालें जब नोट्स बनाएं। दिख भी नहीं रहा होगा कि क्या लिखा है, बहुत बारीक लिखा है, कुछ पॉइंट तो और भी बहुत छोटे छोटे लिख देते हैं। अब ये देखो, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो क्योंकि मैं इसका पढ़ा हुआ हूँ, मैंने इसका समराइज़ किया हुआ बनाया है। कोई भी ये एक छोटे का मतलब है कम से कम 20 से 25 पेज में ये कंटेंट होगा। 20 से 25 पेज का कंटेंट है ये। तो 20 से 25 पेज का कंटेंट आपको याद कर लेना है अपना एक समराइज़ करके। तो कैसे समराइज़ करते हैं? समराइज़ करने का तरीका देखिए, किसी भी उत्तर को समराइज़ करने का तरीका देखिए। जैसे ये कॉटन इंडस्ट्री का है, कपड़ा उद्योग के ऊपर मैंने बनाया था। तो सबसे पहला हम आता है भूमिका, कि क्या आखिर भूमिका क्या होती है। हर सवाल की एक भूमिका होती है। जैसे कि आपसे पूछें आपके बारे में तो आपकी खुद की एक भूमिका होगी, नहीं होगी? एक इंट्रोडक्शन होगा आपका भी खुद का। तो वो इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद हिस्ट्री, उसकी क्या इतिहास रहा है, अधिकतम चीज़ें यहाँ पर आप अपना डाल लीजिए। इतिहास क्या है, फिर उसका महत्व क्या है, कपड़ा उद्योग का महत्व क्या है। देखिए कि आप इससे कितना उत्तर लिख सकते हैं। फिर जो स्थानीकरण है उसकी प्रवृत्ति क्या है। स्थानीकरण का मतलब जो कॉटन इंडस्ट्री जहाँ पर स्थापित की जा रही हैं उसकी प्रवृत्ति क्या है, क्या ऐसे फैक्टर हैं जहाँ पर वो हमने स्थापित करने के फैक्टर देखे हैं वहाँ पर, उसमें क्या हो सकता है। अब यही स्थानीकरण यहाँ से शुरू होगा। मेन स्थानीकरण में क्या आ जाएगा, कच्चे माल की उपलब्धता क्या है, ऊर्जा के साधन क्या है, मशीन क्या है, श्रम क्या है, रसायन क्या है, आवागमन के साधन क्या है, बाजार क्या है, जलवायु क्या है। ये इतने पॉइंट, केवल इतनी सी लाइन में इतने पॉइंट हैं और इतने पॉइंट्स पे कम से कम 3 पेज आप लिख सकते हैं। कच्चा माल क्या है, बाजार की अवस्था क्या है, ये सब क्या है, इन सब पे आप 3 पेज आराम से लिख सकते हैं। तो ये काम करना होता है। फिर आता सूती वस्त्र का स्थानांतरण। सूती वस्त्र जहाँ लगा, पहले स्थापित किया गया, आगे चल के उन्होंने अपना स्थानांतरण भी किया। उसके कौन से ऐसे कारण जिम्मेदार हैं। तो पहला चरण क्या था, दूसरा चरण क्या था। तो पहला चरण था मुंबई से अहमदाबाद खिसक गए थे। फिर दूसरे चरण में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो हमने विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई।
हमने जगह जगह स्थापित कर लिए, है ना। हमारे देश में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी आ गई तो हमने उनको अलग अलग जगह स्थापित कर लिए। फिर इनका वितरण क्या है पूरे भारत में, वितरण को कि महाराष्ट्र में क्या, फिर महाराष्ट्र में भी कैटेगरी अलग कर दी जाएगी कि वहाँ पर जो विकास था, विकास के लिए क्या आवश्यक दशाएं थी, क्या परिस्थितियाँ थी, उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। गुजरात था, गुजरात की विकास की परिस्थिति क्या रही है, वहाँ कैसे स्थापित हो गया, फिर मध्य प्रदेश में कैसे स्थापित हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में कैसे स्थापित हुआ, इन सबको एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं, क्या इसकी समस्याएं हैं, और समस्याओं के बाद समाधान। इस तरीके से आप किसी भी एक सवाल का अच्छे से तैयार कर सकते हैं जिससे कि आपका जो रिटर्न है वो मजबूत हो जाए, है ना। रिटर्न मजबूत करने के लिए आपको इन स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, मेंस में खासकर लिखने के लिए। जैसे ये एक दूसरा स्ट्रक्चर है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी, महासागरीय धाराओं का स्ट्रक्चर। इस पूरे स्ट्रक्चर में सारी महासागरीय धाराएं समाप्त। कुछ कोड वर्ड भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसके लिए ये नहीं है कि मुझे इसका मैप भी बना कर रखूँ, ये करूँ, वो मैप तो सब दिमाग में फिट हो जाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चला, कौन सी महासागर धारा है, कहाँ से कहाँ जा रही है, वो सब अपने माइंड में हमें एटलस को देख देख के याद कर लेने होते हैं। लेकिन कंटेंट को तो हमें चाहिए, हम शुरुआत कहाँ से करें किसी सवाल की। अभी मैं आपको एक लिखने के लिए दे दूँ, आधे तो शुरू ही नहीं कर पाएंगे कि इसका उत्तर क्या लिखें, आधे क्या लगभग 70% शुरू नहीं कर पाएंगे कि लिखें लाइन क्या। कर देंगे, दे दें, यही लिखने के लिए देंगे, घर से नहीं देंगे, हैं, यही दे दें। 5 मिनट का टाइम लीजिए, 5 मिनट में, और 5 मिनट में एक पेज लिख के दिखाइए। सवाल भी आपको बहुत बढ़िया दूंगा, आपसे मिलता जुलता। ये जो मैं अभी बोला हूँ, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं ना जो दिल्ली में चल रहे हैं, जैसे मैं आपको लिखने के लिए दे रहा हूँ, वो तुरंत लिखवाते हैं। हम पढ़े हैं वहाँ, हमको पता है कि क्या होता है। क्लास में लिखवा लेंगे एक दिन रैंडमली, चलो इस पर लिख के दिखाओ, जो पढ़ाया पीछे का पढ़ाया होगा लिख के दिखाओ। लिख के दिखाएंगे, वो रैंडमली पूछेंगे, एक आप अपना सुनाओ क्या लिखे हो, फिर उसी को वहाँ पर सही करेंगे, क्या कमी रही है। इससे क्या होगा, इससे भी आपका स्किल, जो लिखने की स्किल है, उसमें परिवर्तन आता है। डेली ये काम होता था वहाँ पर, जब हम दिल्ली में पढ़ते थे। डेली वो बच्चे जो चाहते थे कि हम लिख के कुछ दिखाएं सर को, तो वो डेली क्वेश्चन अपने आप से, जैसे भी उन्होंने पढ़ाया, अगले दिन हम उस पर लिख के ले आए। जैसे कि आज आपको बायो में पढ़ाया, आपने नहीं तो ना तो उसके नोट्स बनाए, ना कुछ किया है, ना मैं लिखने दे दूँ आपको बायो में, लिख लोगे? नहीं लिख पाओगे, है ना। ऐसे ही वो लोग भी थे, पूरा दिन चला जाता था, लेकिन रजिस्टर में एक शब्द नहीं लिख पाते थे। क्लास 4-4 घंटे की लगातार क्लास होती थी, लेकिन हम एक शब्द भी अपने कॉपी में नहीं लिख पाते थे। एक तो इतनी तेज़ क्लास होती थी, लिख नहीं पाते थे। दूसरा, टॉपिक ख़त्म हो गया, अब लिखें कि अब उन्होंने दे दिया कि चलो लिखो, कॉटन इंडस्ट्री पर लिखो, ख़त्म हो गया टॉपिक, अब लिखो। कैसे लिखें? कुछ लिख भी देते थे, जो लिख देते थे और उनकी जो टीचर होते थे वो तारीफ़ भी करते थे, है ना। अब एक दिन पहली बार हम भी जो फ़िलोसफी पढ़ने गए थे, पहली बार दर्शन शास्त्र पढ़े थे, तो हमें बड़ा मज़ा आता था पढ़ने में उस दर्शन शास्त्र को।
जैसे सर ने बोला लिखो, हम फटाक से लिख के दिखाया, लो सर हमारा आ भी गया था नाम उस दिन पूछने वालों में, लिखा तो उन्होंने एक वहीं कह दिया नहीं ये जो लिखा है आपने गलत लिखा है, इस तरीके से नहीं होगा, ऐसे ऐसे करो। तो उस दिन से लगा कि यार चीज़ों को जो है बिल्कुल दिमाग से सही लेना चाहिए, मतलब हमें समझना चाहिए कि क्या हमको कंटेंट देना है, क्या टीचर वहाँ पर चेक करने वाला चाहता है ना। तो ये आदत आप डाल लो। कल भी मेरी क्लास है, कल की क्लास में मैं लिखवा लूँगा, बता रहा हूँ, लेकिन लिखवाऊँगा क्या, जो आप भूगोल में पढ़ चुके हैं, मेरा पढ़ाया भी नहीं किसी का भी पढ़ाया या अन्य भी जो भी है, एक सामान्य टॉपिक मैं दे दूँगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट का आधा घंटा कल मैं लिखवाऊँगा और रैंडमली किसी का चेक करूँगा कि रिटन पावर किसकी कैसी है, ठीक है। कल की क्लास में ये काम रहेगा। आधे तो गायब होने की सोचेंगे, हमको पता है, लेकिन गायब होने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी को भला बुरा नहीं कहने वाला हूँ, नहीं लिख पाओगे ऐसा तो है नहीं, एक दो लाइन नहीं लिख पाओगे, लेकिन इंट्रोडक्शन तो आप खींच ही सकते हो, किसी भी एक सवाल का एक इंट्रोडक्शन तो खींच ही सकते हो, तो वो काम कर देना। लेकिन गायब होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप लोग सब आइए, आराम से आइए, ना डांटूंगा ना कुछ करूँगा, है ना। किसी रैंडमली ही एक आध का मैं पूछूंगा। तो ये है, आज जाकर बायोम को अच्छे से पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपको अभी जाननी है, ठीक है। बाकी बातें कल, अब इकोनॉमिक्स की क्लास है, सर आ रहे होंगे, उनकी क्लास से पहले आप अपना ब्रेक कर लो, बहुत देर से बैठे होगे।